मैं प्रदीप चौधरी, लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम अप्लाइड फिजिक्स 102 सब्जेक्ट में जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट है हमारी, यूनिट नंबर 10, उसमें एक टॉपिक की बात कर रहे हैं और वो टॉपिक है एनर्जी बैंड्स इन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, अर्थात चालक, अर्धचालक और कुचालक में ऊर्जा बैंड। एटॉमिक थ्योरी की बात कर ले हम थोड़ा सा। परमाणु में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो मिलकर के नाभिक के केंद्रीय भाग का निर्माण करते हैं, जिसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक परमाणु का बहुत ही छोटा सा भाग होता है, जिसमें परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश जो है वो संग्रहित होता है। नाभिक का घनत्व बहुत अधिक होता है। नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। एक ही कक्षा में गति करने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी है वो सेम होती है। जो ये वृत्ताकार कक्षाएं हैं उनको हम 1s, 2s, 2p, 3s इस प्रकार से जानते हैं। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जर्मेनियम का। जर्मेनियम महत्वपूर्ण पदार्थ है हमारे लिए, इसी प्रकार से सिलिकॉन भी महत्वपूर्ण पदार्थ है। जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों अर्धचालक हैं। इस यूनिट में आगे इन पदार्थों की बात हम डिटेल में भी करेंगे। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 है, इसी प्रकार से सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है। दोनों की संरचनाएं लगभग समान है। जर्मेनियम की संरचना मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, जैसा यहाँ स्लाइड में देखेंगे आप, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p2 होती है। एटॉमिक नंबर 14 सिलिकॉन जो है उसकी संरचना जो है उसमें आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। इस प्रकार से जो जर्मेनियम एटम है उसमें जो प्रथम 3 कक्षाएं हैं आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, ये पूरी भरी हुई होती है। इन 3 कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों को अपन बद्ध इलेक्ट्रॉन अर्थात बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये आप देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर। सिलिकॉन में बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसी प्रकार से जर्मेनियम में भी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि जर्मेनियम में 4थी कक्षा है जबकि सिलिकॉन में 3री कक्षा है। उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे इन कक्षा में, जो सबसे बाहरी कक्षा है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एकल परमाणु की बात करूं मैं तो एक परमाणु में नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल के कारण उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है, स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है। ये स्थितिज ऊर्जा वक्र हम देख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कर्व जो है वो आप देख सकते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व में आप देखिए n = 1, n = 2, n = 3 और n = 4। आप देखेंगे n = 4 में ये 4 इलेक्ट्रॉन। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है इसकी जर्मेनियम की। ठीक है, ये 1 से लेकर 3 तक के अंतर ऊर्जा स्तर है, इंटरनल ऑर्बिट्स हैं और ये पूरी भरी हुई है। यहाँ पुनः इस स्लाइड को देखें अपन। इसमें आप देखेंगे कि एक ही एटम की बात करते हैं तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहता है एनर्जी लेवल्स का। ठीक है, लेकिन जब किसी तत्व के 2 परमाणुओं को निकट लाया जाता है तो एक परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन से अन्योन्य क्रिया करता है और इसके परिणाम स्वरूप दोनों परमाणुओं में जो प्रत्येक ऊर्जा स्तर हैं वो 2 ऊर्जा स्तरों का समूह बन जाता है। जो एक ऊर्जा स्तर है वह 2 ऊर्जा स्तरों का समूह बन जाता है। एक उस स्तर की ऊर्जा जो पहले की जो एनर्जी थी लेवल उससे कम और दूसरे स्तर की ऊर्जा उससे ज़्यादा होगी। इस प्रकार से दोनों परमाणुओं के विभव कूप की
जो उभयनिष्ठ दीवार, माना कि इसी प्रकार का स्ट्रक्चर दूसरे एटम का इधर भी हो, तो ये जो उभयनिष्ठ दीवार हो जाएगी इसकी, और इधर जो एटम होगा उसकी ये वाली दीवार, ये जो उभयनिष्ठ दीवार है ये छोटी हो जाएगी, इसकी ऊंचाई, इसकी हाइट कम हो जाएगी इंटरेक्शन के कारण। और ऐसा होने से दोनों परमाणु के जो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे ये एक परमाणु से दूसरे परमाणु में आ जा सकेंगे। इस प्रकार की स्थिति इसमें हो जाएगी, अर्थात दोनों परमाणु के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं वो एक ही कक्षा से दूसरी कक्षा में, एक एटम की कक्षा से दूसरे एटम की कक्षा में आ जा सकेंगे। अब हम बात करते हैं ठोस पदार्थ की। तो ठोस पदार्थ में बहुत सारे परमाणु होंगे और वो नियमित रूप से पंक्तिबद्ध होंगे, परमाणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होगी। इसके कारण क्या होगा, प्रत्येक परमाणु अन्य परमाणुओं से अन्योन्य क्रिया करेगा और परमाणु के ऊर्जा स्तरों के समूह में विभक्त हो जाएंगे। जो नए ऊर्जा स्तर होंगे वो ऊर्जा स्तर जो पूर्व वाले हैं उनके दोनों ओर होंगे, अर्थात ऊपर भी होंगे और नीचे भी होंगे। इस प्रकार से नए ऊर्जा स्तरों के बीच की दूरी बहुत ही कम होगी और ये जो एनर्जी लेवल है इनको इंडिपेंडेंटली सबको अलग अलग आइडेंटिफाई करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये जो नए ऊर्जा स्तर हैं वो पूरा ऊर्जा स्तरों का एक समूह बना लेंगे और ये ऊर्जा स्तरों का समूह जो है सतत हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, जिसे हम ऊर्जा बैंड या एनर्जी बैंड कहेंगे। ये चित्र आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऊर्जा और इंटरएटॉमिक डिस्टेंस के बीच में ग्राफ आपको बताया गया है। यहाँ जब दूरी ज़्यादा होती है तो लेवल जो है वो स्पष्टतया आपको यहाँ पर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे दूरी कम होती जाएगी तो आप यहाँ देखेंगे कि ये बैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो पी वाला बैंड ये रहा और एस का बैंड ये रहा और इन दोनों के बीच में ये बैंड गैप होगा। इसके बारे में हम बात आगे के इसमें स्लाइड्स में कर रहे हैं। ठोस के परमाणुओं के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस बैंड में स्थित होंगे उसे संयोजकता बैंड कहते हैं। अर्थात जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, जैसा हमने पहले बात की थी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे एक साथ हो जाएंगे, एक ही बैंड में हो जाएंगे, तो उसे अपन संयोजकता बैंड या वैलेंस बैंड कहेंगे। अर्थात संयोजकता बैंड या वैलेंस बैंड वह ऊर्जा बैंड होगा जिसमें ठोस के परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन स्थित होंगे। संयोजकता बैंड वैलेंस बैंड के ऊपर का जो अधिक ऊर्जा का अनुमत बैंड है, अलाउड बैंड जो है, जो कि अनएक्साइटेड स्टेट में, अनुत्तेजित अवस्था में सामान्यतया खाली रहता है, उसे अपन चालन बैंड कहते हैं, कंडक्शन बैंड कहते हैं। अर्थात कंडक्शन बैंड क्या होगा, संयोजकता बैंड के ठीक ऊपर का अलाउड एनर्जी बैंड होगा, ठीक है, जो सामान्यतया अनुत्तेजित अवस्था में जब एटम होगा तो रिक्त रहेगा। ये आप एक बार देखिए पुनः इस चित्र को अपने, ये देखिए आप, इसमें ये आपका वैलेंस बैंड है, संयोजी ऊर्जा बैंड है, और ये इसके ठीक ऊपर का अलाउड एनर्जी बैंड है, और इन दोनों के बीच में गैप है जिसको अपन फॉरबिडन एनर्जी गैप या बैंड गैप कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच में ऊर्जा का अंतराल है। इस अंतराल में कोई भी अनुमत ऊर्जा स्तर नहीं होते, अर्थात अलाउड एनर्जी लेवल नहीं होते हैं। इस ऊर्जा अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल या फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। इस चित्र में देखिए आप, ये वैलेंस बैंड है इधर इसके नीचे, और इसके ऊपर यहाँ पर ये आपका कंडक्शन एनर्जी बैंड है, अर्थात चालन ऊर्जा बैंड है। ये संयोजी ऊर्जा बैंड और ये चालन ऊर्जा बैंड, इन दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है ये वर्जित ऊर्जा अंतराल, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहलाता है। ये महत्वपूर्ण रहेगा आगे जब हम पदार्थों को 3 अलग अलग भागों में क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। चालक, कुचालक और अर्धचालक, 3 प्रकार के पदार्थों को 3 प्रकार से विभाजित किया है। चालक पदार्थ, कंडक्टर, कुचालक, इंसुलेटर, और अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। और ये जो अब हम बात कर रहे हैं वो बैंड थ्योरी की बात कर रहे हैं। ये देखिए अब चालक पदार्थ में वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड है।
ये दोनों ओवरलैप करेंगे, अर्थात ये दोनों जो है वो अतिव्यापित करेंगे आपस में। इसके कारण के लिए क्या होगा कि इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है वो शून्य होगा। डेल्टा ईजी जिसे अपन फॉरवर्ड एनर्जी गैप कहते हैं वो शून्य होगा। कॉपर की केस ले सकते हैं, सिल्वर का केस ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सामान्य कक्ष ताप पर जो एकल संयोजी धातु है, जो सिंगल वैलेंसी वाली मेटल्स हैं हमारी, उनमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे चालन बैंड में माने जा सकते हैं, क्योंकि दोनों बैंड ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पर। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है उनको अपन चालन बैंड में मान सकते हैं, और जब चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होंगे तो इस प्रकार के पदार्थों की जो चालकता है वो बहुत अधिक होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चालन बैंड में उपलब्ध हैं वो धारावाहन का कार्य करने के लिए स्वतंत्र होंगे, क्योंकि ये मुक्त आवेश यहाँ पर हैं और मुक्त अवस्था में ये हैं। कुचालक, इंसुलेटर, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वैलेंस बैंड संयोजी ऊर्जा बैंड है और ये चालन ऊर्जा बैंड। दोनों के मध्य जो एनर्जी गैप है, जिसको फॉरवर्डेड एनर्जी गैप या वर्जित ऊर्जा अंतराल हमने कहा था, उसका मान बहुत अधिक है। अर्थात यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो कि संयोजी बैंड में है उस अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पर कंडक्शन बैंड में हमें नहीं मिलेगा। सामान्य तौर पर कंडक्शन बैंड इस स्थिति में खाली रहेगा, क्योंकि कंडक्शन बैंड में, चालन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। इसलिए ऐसे पदार्थ जो है वो कुचालक होंगे, ठीक है। सामान्यतया कुचालक पदार्थों में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है उसका मान 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे अधिक होता है। अर्थात सामान्य ताप पर चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होने से विद्युत का जो चालन है वो वहां पर नहीं होगा। ये हम बात कर रहे हैं कुचालक पदार्थों की। अब सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ हमारे लिए होता है इस यूनिट के हिसाब से वो अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर। अर्धचालक पदार्थों में जो वैलेंस बैंड ये रहा और ये कंडक्शन बैंड, तो दोनों के बीच में जो फॉरवर्डेड एनर्जी गैप है, वर्जित ऊर्जा अंतराल है, उसका मान कम होता है। आप देख सकेंगे चालक पदार्थों में शून्य था, कुचालक पदार्थों में बहुत अधिक था। अर्धचालक पदार्थों में ये जो एनर्जी गैप है ये बहुत कम होगा, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, ठीक है। मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। जर्मेनियम के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि सिलिकॉन के लिए यही वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इस प्रकार से इस वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान जो है अर्धचालक पदार्थों के लिए कुचालक पदार्थों की तुलना में बहुत कम होने से ये पदार्थ जो है इनमें क्या होगा कि कमरे के ताप पर कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से उच्च से किसी भी प्रकार से ऊर्जा प्राप्त करके, तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी प्राप्त करके ये कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो वो धारावाहन का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से अर्धचालक पदार्थों में जो है फॉरवर्ड एनर्जी गैप कम होगा। यहाँ पर अब हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं चालक, कुचालक और अर्धचालक में। देखिए, एक तो बात की थी अपन ने बैंड गैप के आधार पर, तो चालक पदार्थों में बैंड गैप जो है या फॉरवर्ड एनर्जी गैप कह दीजिए, वर्जित ऊर्जा अंतराल कह दीजिए, शून्य है। कुचालक पदार्थों में इसका मान 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे अधिक होता है। अर्धचालक पदार्थों अर्थात सेमीकंडक्टर में इसका मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्रम का होता है। हम बात करते हैं चालकता की, तो चालक पदार्थों की चालकता बहुत अधिक होती है, क्योंकि इस केस में जो हमारा चालन ऊर्जा बैंड था, कंडक्शन एनर्जी बैंड था, उसमें काफ़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध थे। तो इस प्रकार से इस प्रकार के पदार्थों की अर्थात चालक पदार्थों की चालकता बहुत अधिक होगी। कुछ चालक पदार्थों के लिए हम बात करें तो क्योंकि वर्जित ऊर्जा जो हमारा चालन ऊर्जा बैंड था उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, कोई भी इलेक्ट्रॉन वहाँ पर उपलब्ध नहीं था सामान्य स्थितियों में। तो ऐसी स्थिति में इन प्रकार के पदार्थों में धारा का वहन जो है वो आसानी से नहीं हो पाता है, इसलिए इस प्रकार के पदार्थों की चालकता बहुत कम होती है। अर्धचालक पदार्थों की बात करें तो अर्धचालक पदार्थों की चालकता चालक पदार्थों से तो कम होगी, लेकिन कुचालक पदार्थों से अधिक होगी।
प्रतिरोधकता की बात कर लें तो प्रतिरोधकता का ऑर्डर भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। जिस प्रकार से चालकता का ऑर्डर दिया हुआ है उसी प्रकार से प्रतिरोधकता का भी यहाँ पर क्रम आपको दिया हुआ है SI यूनिट्स में। ठीक है, चालक पदार्थों की चालकता अधिक है तो प्रतिरोधकता कम होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि चालकता और प्रतिरोधकता एक दूसरे के व्युत्क्रम होती है। इसलिए चालक पदार्थों की चालकता बहुत अधिक, प्रतिरोधकता बहुत कम। कुचालक पदार्थों की चालकता बहुत कम, प्रतिरोधकता बहुत अधिक। अर्धचालक पदार्थों की चालकता चालक पदार्थों की तुलना में तो कम है, कुचालक पदार्थों की तुलना में अधिक है। अर्थात अर्धचालक पदार्थों की चालकता चालक से कम होगी, कुचालक से ज़्यादा होगी। यही चीज़ हम प्रतिरोधकता के बारे में बात कर सकते हैं। तो चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता बहुत कम, कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता बहुत अधिक, अर्धचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता इन दोनों के मध्य। अर्थात अर्धचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता जो है वह चालक पदार्थों से तो अधिक होगी, लेकिन कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता से कम होगी। तो इस प्रकार से आज हमने चालक, कुचालक और अर्धचालक में वर्चित ऊर्जा अंतराल के आधार पर अंतर जो है वो स्पष्ट किया है। धन्यवाद। थैंक्स।